हमने देखा कि काफ़ी एनआरआई एक्टिविटी हुई थी। इनफैक्ट शायद आपके साथ ही बातचीत में या कहीं और या इसी शो के अंदर ये भी था कि बहुत सारे लोग हैं जो वापस से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया में आने में, यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। फिर अभी हमने देखा कि जैसे अमेरिका में थोड़ा वो इशू किया ट्रम्प साहब के आने के बाद की सिटीजनशिप को लेकर, इसको लेकर। सो नाउ पीपल आर लुकिंग अगेन बैक फॉर इंडिया कि कहीं सिटीजनशिप के इशू हो गए तो हम क्या करेंगे। तो एनआरआई एक्टिविटी काफ़ी बड़ी थी। हमारा जो लग्जरी रियल एस्टेट चढ़ा उसमें भी एनआरआई एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। ऐसी घटनाओं से वो कितनी इम्पैक्ट होती है? नहीं, इम्पैक्ट तो हो सकती हैं। देखिए, हमारी जो एनआरआई की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मैसिव है किसी दूसरी इकोनॉमी की बजाय। उस पे इम्पैक्ट अगर आता है तो वो किसी शॉर्ट टर्म से इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ये पैसा वो है जो कि वो यहाँ पर इन एनी केस खर्च करते हैं, सिर्फ 2-3 शहरों में नहीं आता है। हमारा जो इस समय जो डिस्कशन है ये मुख्यतः इस जो वॉर का इम्पैक्ट हुआ है इस पर है। और जैसा अभी सौरभ भी कह रहे थे कि देश का एक हिस्सा अगर छोड़ दें तो बाकी सब जगहों पर तो शायद कोई असर नहीं है। मैं वापस अगर उस पोलैंड के उदाहरण की बात करूं, मैंने डेटा इसलिए निकाल के रखा अभी आपसे बात करते करते कि देखिए, पोलैंड में जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी रियल एस्टेट में, सिर्फ रियल एस्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें मुख्यतः उनकी फॉरेन से आने वाली इन्वेस्टमेंट थी और थोड़ी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी। फरवरी 2022 के बाद से जब वॉर हुआ है तो जो चीज़ ज़्यादा सिकुड़ी वो डोमेस्टिक सिकुड़ी। तो बाहर से जो लोग पैसा डाल रहे थे वो शायद पोलैंड के लोग हों या जो भी हों, आधा तो सब कुछ हुआ, लेकिन प्रोपोर्शन वाइज डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा सिकुड़ा और जो बाहर से आने वाला था वो कम सिकुड़ा। तो ये एक अब मैं बहुत डिटेल में नंबर्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर वो हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो इधर उधर हो जाएगा। तो जो एनआरआई मनी है वो जो देश में आना चाहता है या आता रहा है उस पर कुछ असर पड़ सकता है, बिना ये जाने कि वो कितना होगा, मैं नंबर फिलहाल नहीं जानता, कुछ असर पड़ सकता है, पर उसका एक बड़ा हिस्सा फिर भी अनअफेक्टेड होगा। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से और यहाँ से वहाँ से लोग हैदराबाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डरेंगे नहीं, अगर मैं सौरभ की बात को आगे बढ़ाऊँ। चिंता ज़रूर होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वॉर एक्सटेंड हो जाए, वॉर बड़ा हो जाए, जो हम तब से बात कर रहे हैं। हाँ, अगर दिल्ली में और हिमाचल में और पंजाब के शहरों में हो रहा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा असर हो सकता है, पर देश बहुत बड़ा है और एनआरआई इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े स्केल पे आता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़रूर असर पड़ता है उस पर, उस पीरियड के लिए, लेकिन वो फिर रिकवर होता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि एनआरआई इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा डेंट नहीं लग सकता इस वॉर से जो अभी हमने देखी है। पूरे देश पे अगर युद्ध के काले बादल छा जाएं, 3 फ्रंट पर अगर हम लड़ने लग जाएं, भगवान ना करे, तो कहानी कुछ और हो जाएगी। फिलहाल ऐसा तो नहीं दिख रहा कि हम 3-4 फ्रंट पे एक साथ लड़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसका बहुत असर पड़ने वाला है। एनआरआई पे वापस रिपीट करूंगा कि असर ज़्यादा नहीं पड़ सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे एनआरआई का मनी आता है। देश के कम से कम 15-20 डेस्टिनेशंस में आता है बड़े स्केल पर, और वो 15-20 डेस्टिनेशंस अफेक्टेड नहीं हुए हैं फिलहाल। नाउ प्रशांत, एनआरआई टू एफडीआई, अब हमने अभी देखा कि काफ़ी सारा एफडीआई मनी, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स फर्स्ट क्वार्टर की पब्लिश हुई, बड़े लेवल पे फॉरेन मनी आ रहा है, ब्लैकस्टोन की बात हुई, कोलते पाटिल डील हुई, यानी काफ़ी पैसा, मतलब नॉट ओनली इन द कमर्शियल रियल स्टेट और रिटेल रियल स्टेट बल्कि हाउसिंग में भी आना शुरू हो गया था। अब अगेन देखिए, ये इन्वेस्टर्स हैं और ये सेंटिमेंट पे चलते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, काफ़ी आगे का भी देखते हैं। क्या इनके मन में कोई सवाल उठेगा अभी कि भाई थोड़े समय के लिए जरा वेट एंड वॉच किया जाए? देखिए विपिन जी, पहले हमें एक एक माइंडसेट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सोचना पड़ेगा, खास करके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। आज के समय अगर आप देखिए तो दुनिया में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई, तो हर कोने में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे यूरोप हो, आप देखेंगे कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। इन सब सिनेरियो के बीच में अगर आप ये देखें तो इंडिया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी एक वैल्यू प्रोपोजिशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसी की वजह से ये सारे जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। और रही बात ये 4 दिनों की छोटी सी जो मैं बोलूंगा डिस्टर्बेंस हुई है, उससे मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट ही रहती। हमें एक चीज और भी ध्यान देना होगा कि हम जैसे अगर ये हाइपोथेसिस लेकर चले कि अगर ये वॉर लंबा खिंच जाता है तो क्या होगा। अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो इसमें सिर्फ इंडिया इंपैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल
आप देखेंगे सारी मेजर सुपर पावर भी इन्वॉल्व होंगी। पाकिस्तान के पास इतनी इकोनॉमिक फायर पावर नहीं है कि वो एक लंबी युद्ध लड़ पाए। सो डेफिनेटली उसे, और जैसे फॉर एग्जांपल चाइना टर्की की बैकिंग मिलेगी। आप देखेंगे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंजेस आएंगे, तो एक ब्रॉड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कोई भी समझदार कंट्री, चाहे वो यूएस हो चाहे चाइना हो, वो नहीं चाहेगा कि ये वॉर लंबे खींचे। और मेरे ख्याल से एक एक जो सीज फायर इसी का नतीजा है। इन सब बैकग्राउंड में ये हाइपोथेसिस कि इंडिया इज स्टिल अ वेरी स्टेबल डेस्टिनेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एनफोर्स होकर आता है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और अश्योर्ड रहेंगे कि भाई हमारा पैसा यहाँ सेफ है। इनफैक्ट ये छोटे मोटे जो डिस्टर्बेंस आते हैं उन्हें वैल्यू पिकिंग का मौका देते हैं, क्योंकि इंडिया इन सब छोटे मोटे डिस्टर्बेंस के बाद अपने लॉन्ग टर्म स्टोरी पे अपनी गति कायम रखेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके से कुछ फर्क पड़ने वाला है, बल्कि मैं और होपफुल हूं कि हमारी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। लोग इस पे बिलीव करेंगे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के मैच्योरिटी पे, हमारी डिसिप्लिन मिलिट्री की मैच्योरिटी पे, एंड आर विलिंगनेस टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया अगर आप देखें हर कम्युनिकेशन में उन्होंने वॉर में जाने की इच्छा कभी नहीं जताई। इट वाज द लास्ट ऑप्शन, अनलाइक अदर कंट्रीज जहां पे हम कॉन्फ्लिक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा संदेश गया है कि हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। हमें सिर्फ वॉर में इंटरेस्ट नहीं, हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखते हैं बिफोर वी टेक एनी लॉन्ग टर्म डिसीजन। राइट। सौरभ, एक सवाल मेरा ये रहेगा इस बीच की, ये जो पूरी सिचुएशन बनी, इसमें एक साइड तो हमने देखा सेंटिमेंट का आया, जो कि आया बाइंग साइड पर कि भाई ईएमआई का आ गया या दाम गिर जाएगा, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आप दोनों ही पक्षों के साथ सीधी बातचीत करते हैं। डेवलपर साइड पर क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? उनके मन में क्या चल रहा था? देखिए, मुझे लगता है कि आई थिंक डेवलपर ऑल्सो थॉट कि एक शॉर्ट टर्म ही है और इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। डेवलपर्स को भी ऐसा ही फीलिंग आया कि बायर्स का थोड़ा सा अगर डिप हुआ भी है इंटरेस्ट में, पर इतना जल्दी वो रिबाउंड हुआ कि वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाए, एंड दे थॉट दैट थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। और अगर आप देखेंगे इस बीच में कुछ लॉन्चेस भी थे इस पूरे पीरियड के टाइम पे, वो लॉन्चेस का अच्छा रिजल्ट भी रहा। तो बल्कि दिल्ली एनसीआर में कुछ लॉन्चेस हुए जो कि अच्छा रिजल्ट के साथ रहे। तो मुझे लगता नहीं कि डेवलपर्स बहुत ज्यादा चिंतित थे इस बारे में, क्योंकि उनको लगा कि ये शॉर्ट टर्म एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट टाइप का है जो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, एंड उन लोगों ने इस पे इतना ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं किया। एंड एनीवे द डिमांड इज नॉट कि हमारी इंडिया का डिमांड जो है इस टाइम पे सारी जगह में ही काफी रोबस्ट है, एंड ऐसा कोई मेजर डिप नहीं दिख रहा है कि डेवलपर्स को मेजर रिएक्शन करना पड़े उसके लिए। अप्रैल यूजुअली थोड़ा सा स्लो मंथ रहता है, क्योंकि मार्च काफी बड़ा मंथ रहता है सारे डेवलपर्स के लिए, तो अप्रैल यूजुअली थोड़ा स्लो रहता है। एंड मई के शुरू में ही हमने देखा कि डिमांड वाज देयर एंड द डील्स वर हैपनिंग, सो आई थिंक इट्स अ नॉर्मल मार्केट फॉर देम। ओके।